चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट। धातु क्या होते हैं जी? पहचान होती है, अगर किसी भी शब्द का लास्ट में म आता है तो क्या हो जाएगा? धातु। इंग्लिश में बोलते हैं यूएम। अपवाद के रूप में एक हीलियम है, हीलियम है जो म आने के बाद भी अधातु है, ठीक है। और जितने भी हो है धातु है उनके लास्ट में क्या आएगा? म आएगा। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, आपके बुक में ही दिया गया, ठीक है। जैसे आयरन, इसको बोलते हैं फेरम, म आ रहा है। क्यूपरम, क्यूपरम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, म आ रहा है लास्ट में, ठीक है जी। लेड का प्लम्बम, ये सब लैटिन नाम है। जिंक के जिंकम, ये सब लैटिन नाम है। ये सब देखिए लास्ट में म आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है। अब धातुओं में एक चमक होती है, तो आसान बात है, सबको जानता होगा। धातुओं को देखते हैं कुछ गुण। पहला गुण आता है यहाँ पर तन्यता, उसको पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं तन्यता। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है जी? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। 1 ग्राम में हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद दूसरा आता है आघातवर्धनता, तो इसको पीट कर चादर के रूप में फैला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक आघातवर्धनता धातु कौन सी है? ये भी सोना ही है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो अधिक होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। धातु के जो गलनांक होते हैं क्या है? अधिक होते हैं। ये ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। समझते हैं यहाँ पर। तो लेड और मरकरी, पीबी और एचजी होते हैं, ये धातु होते हुए भी ऊष्मा के क्या है? कुचालक है। ऊष्मा के कुचालक है ये धातु होते हुए भी, ठीक है। कंप्लीट। और सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? आपका सिल्वर है। सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? सिल्वर है। गलनांक के बारे में चलते हैं। तो धातुओं की गलनांक अधिक ऊंच होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे धातु हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ठीक है। उनका घनत्व भी निम्न होता है। तो कौन सा? सोडियम और पोटेशियम का गलनांक क्वथनांक का होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। घनत्व भी उनका कम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है पीवीसी के बारे में। किसके बारे में जी? पीवीसी। फुल फॉर्म याद होना चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो देखिए जी, प्लास्टिक ये क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला नाम होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये पीवीसी का उदाहरण है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक किसका उदाहरण है? पीवीसी का उदाहरण है। ये क्या होता है? इसको गर्म करने पर आसानी से टूट जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है पीवीसी, इसको गर्म करने पर विकृत हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसको अन्य रूप में उसको ढाला जा सकता है, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं थर्मोप्लास्टिक का? पाइप में, पाइप बनाने में, कंटेनर बनाने में और खिलौने बनाने में, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा नाम आता है हमारा कौन सा जी? थर्मोसेटिंग। दूसरा नाम आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कौन सा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने, उसको गर्म नहीं किया जा सकता है। गर्म किया जा सकता है बट उसको नरम नहीं किया, ठीक है जी। थर्मोसेटिंग का होता है गर्म करने के बाद, गर्म करने के बाद उसको नरम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं जी? नरम नहीं किया जा सकता है। तो जो थर्मोसेटिंग का उपयोग करते हैं बर्तन में, फर्श की टाइल बनाने में, बिजली का स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट में क्या दिया गया है। अगला पॉइंट में सब धातु में आवाज़ होती है, तो आसान बातें हैं। अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जानते हैं अधातु क्या होता है। एग्जाम्पल दिया गया है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। तब चलिए जी, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन। एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक पॉइंट ऊपर छूट गया है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ब्रोमीन ऐसा एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पर लिखा गया मरकरी को छोड़कर सभी धातुओं कमरे के
ताप में ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी मरकरी क्या होती है जी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अगला है कि गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसको हथेली पर रखने पर यह पिघलने लगती है। तो हथेली पर कमरे के तापमान पर रखने पर हथेली पे गैलियम और सीजियम का होती है, पिघलने लगती है। नेक्स्ट है आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन का होता है, चमकीला होता है। अधातु है तब भी चमकीला होता है, याद होना चाहिए सब पॉइंट। अगला है जी, कौन से ऐसे अधातु है जिसका अपरूप होता है? तो कार्बन ऐसा अधातु है जिसके अपरूप होते हैं। नाम आता है एक हीरा, जिनका अपरूप है जो बहुत कठोर होता है। तो प्रकृति में जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है जी। कार्बन के जो अपरूप है ग्रेफाइट है। ये हाँ, कार्बन के अपरूप है जी ग्रेफाइट है, जो विद्युत का होता है, सुचालक होता है। क्या होता है जी? विद्युत सुचालक होता है। नेक्स्ट है क्षारीय धातु है, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनके चाकू से काटा जा सकता है। इससे घनत्व और गलनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। देखो जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। धातुओं के गुणधर्म के बारे में देखिए क्या पढ़ना है इसमें। हाँ, ये तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाते हैं तो श्वेत ज्वाला के साथ चलता है। ठीक है, चैप्टर 1 में ये पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है क्लास 10 का। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है जी? धातु का ऑक्साइड बनाती है। अब चलिए देखते हैं, अधिकांश धातु जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं। धातु जल में क्या होते हैं? अघुलनशील। सोना अच्छा है, लोहा जल में तो घुलेगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो घुलनशील होते हैं, उनको याद रखना है। जैसे सोडियम जल में घुलनशील होता है। ठीक है, पोटेशियम भी याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या दिया गया है, इधर ना देखना है कुछ भी, एनोडीकरण के बारे में। चलो जी, इससे पहले एक और पॉइंट जानते हैं। इससे पहले कि जो पोटेशियम सोडियम होता है इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है ठंडे जल से। तो पोटेशियम और सोडियम होता है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करता है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। किसको जी? पोटेशियम और सोडियम को किरोसिन के तेल में रखा जा सकता है, रखा जाता है। ये ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे एक और पॉइंट जानते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड जी, अम्लीय क्षारीय के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। ये देखेंगे उभयधर्मी क्या होता है। ये अम्लीय और अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। याद रखना है जी, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं Ag और Au, यानी सिल्वर और जो सोना होता है, Ag और Au अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ये दोनों नहीं करते, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जानेंगे एनोडीकरण क्या होता है। ठीक है, ये हमको दिया गया है एनोडीकरण के बारे में। देखिए जी, आसान बात है, एल्युमिनियम की कोटिंग की जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम एनोडीकरण से समझ लीजिएगा, ये वाला पॉइंट आसान बात है। इसमें एनोडीकरण के बारे में जानना है कि इसमें किस एसिड के साथ विद्युत अपघट्य किया जाता है। एनोडीकरण में किस एसिड के साथ विद्युत अपघट्य किया जाता है? तो एनोडीकरण में जो अम्ल लगता है उस अम्ल का जी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, याद होना चाहिए। ठीक है जी, एनोडीकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है अपघट्य के द्वारा? अपघट्य में तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक और पॉइंट जानना है कि सतह पर ऑक्साइड बनाने वाला धातु कौन है? तो सतह पर जो ऑक्साइड बनाने वाला धातु है, सतह पर ऑक्साइड बनाने वाला धातु कौन कौन से है जी? याद रखना है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और जिंक। ये सतह पर ऑक्साइड बनाने वाले धातु है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। अब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, याद होना चाहिए सब पॉइंट, सीधे एग्जाम में पता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट में जानते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, ठीक है। जो ये कैल्शियम है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडा जल से नहीं करता है अभिक्रिया, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। किससे जल करता है जी? गर्म जल से अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम। आगे देखते हैं, नाम आता है एमोनियम, आयरन और जिंक। ये जो तीनों होते हैं ये क्या करते हैं जी? न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, ठंडे से भी नहीं करेंगे, न तो गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे, ये करते हैं भाप से अभिक्रिया। ये भाप से अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं जी? भाप से अभिक्रिया करते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। कैल्शियम होता है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ठंडे गर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, बट भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट हमारा क्लियर होता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट में जानेंगे हम। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ ऐसे धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाला धातु कौन कौन सा है देख लेते हैं। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाला धातु है आपका सीसा है, ये आसान बात है। पीबी, कॉपर है, सिल्वर है, ये तीनों के तीनों पीबी, कॉपर और एक और नाम लेते हैं सोना है। चारों जी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे चलेंगे। इधर ये तो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में ही, ये वाला दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये जी अम्ल के बारे में, अम्ल धातु के बारे में रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। समझते हैं इस पॉइंट को। बोला गया कि अधिकांश धातुएं जो होती है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ H2 उत्पन्न नहीं करती है, H2S, ठीक है। अधिकांश धातुएं जो होती है वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक है। यह उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को जल में परिवर्तित कर देता है, इस गैस को जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। वो धातु कौन कौन सी है देखिए। एग्जाम में आया क्वेश्चन जी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, दो ऐसी धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। दो ही ऐसे धातु है जो मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, ठीक है, कंप्लीट। अगला पॉइंट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सी ऐसी धातु है जो अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो धातु है कॉपर। कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कंप्लीट। चलिए जी चलते हैं आगे। ये पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी से काफ़ी होती है। सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। देखिए नीचे आएंगे तो घट रहा है हमारा मरकरी, ये सब नीचे आइएगा तो घट रहा है। लास्ट में कहता है प्लेटिनम, कहता है जी प्लेटिनम, ठीक है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम, उसके बाद सोना और सबसे अधिक कौन सा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इस तरह से याद कैसे कीजिएगा जी? याद करने का ट्रिक हम शॉर्ट वीडियो बनाए हैं,
कि काशीनाथ का माली आलू जड़ा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जड़ा फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ। चलिए समझते हैं क्या है। काशी में काशी, कैसे, काशी, नाथ Na, कामिस कैल्शियम, माली M से, मैग्नीशियम, आलू Al से, एल्युमिनियम, जड़ा जिंक, फीकेमिस Fe, पकाता Pb, उसके बाद है हेमिस हाइड्रोजन। कौन है, आगे आओ, तो कौन, तो सी से कौन, हेमिस Hg है, कौन है, आगे आमिस Ag, आओमिस Au। ये हमको याद रखना है, ठीक है। हम एक न्यूमेरिक्स बता दिए। काशीनाथ का माली आलू जड़ा फीके पकाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको एकदम याद होना चाहिए, जितना सक्रिय संयोजन धातु है ये सब याद होना चाहिए। चलते हैं आगे। आप लोग को याद हो गया होगा, हम शॉर्ट वीडियो में इसको समझा चुके हैं इस पॉइंट को। चलिए जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में दिया गया है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि पहला कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरा में 8 होती है, तीसरा में 18 होती है, चौथा में 32 होती है। इस तरह से पढ़े थे, KLMN इस तरह से पढ़े थे, ठीक है, 2n² से। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको बोला गया हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे में 2, नियोन का 2 8, आर्गन का 2 8 8, इस तरह से सोडियम का। ये देखिए जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, आसान बात है, आप लिख चुके होंगे जी, ये सब बातें समझ चुके होंगे जी। आयनिक यौगिक के बारे में शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देखते हैं आयनिक यौगिक क्या होते हैं जी। यहाँ से बनता है क्वेश्चन, देखिए जी। ये आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। ये भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक अधिकतम होते हैं इसके आयनिक यौगिक के। फर्स्ट पॉइंट में कठोर होते हैं और ठोस होते हैं, ठीक है। दूसरा में इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जबकि केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। कंप्लीट। अगला है विद्युत के चलकता, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है जी। आयनिक यौगिक जैसे NaCl एग्जाम्पल लेते हैं, प्लस माइनस चार्ज होता है, धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलिए, आयनिक यौगिक समझ चुके हैं। धातुओं के प्रक्रिया कैसे प्राप्त किया जाता है। धातु को प्राप्त करने की जो विधि होती है, विद्युत अपघट्य शॉर्ट वीडियो में बनाकर हम समझा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो, यहाँ पर देख लीजिए। विद्युत अपघट्य से कैसे हम प्राप्त कर, कौन कौन सा धातु प्राप्त होता है। जितने भी ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, यहाँ पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये विद्युत अपघट्य से प्राप्त किए जाते हैं। नीचे वाले जो धातु है बीच वाले, उसको कार्बन के उपयोग से करते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आसान पॉइंट है, याद रखना है आपको। चलिए जी, ये सब पॉइंट आगे देखेंगे। हाँ, और बात जानना है, शॉर्ट वीडियो हम देख चुके हैं कि जो धातु होते हैं जब प्रस्तुत किया जाता है, धातुओं का शुद्ध किया जाता है, तो कैथोड पर धातु प्राप्त होते हैं और एनोड पर क्या, अधातु प्राप्त होता है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में यह हम विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में जान चुके हैं, आप देख लीजिएगा उस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत चांस होते हैं, ठीक है। आगे जानेंगे हम किसके बारे में, संक्षारण के बारे में। ये भी हम, चलिए देखते हैं संक्षारण क्या होता है। जो सिल्वर खुली हवा में सिल्वर धातु को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है जी, काली हो जाती है। जब सिल्वर को खुली हवा में छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगी, काली रंग की हो जाएगी। काली काहे हो जाएगी, काहे कि उस पर सल्फर सल्फाइड की परत बन जाती है। किस पर जी, सल्फर सल्फाइड की परत जम जाती है सिल्वर पर, तो सिल्वर क्या हो जाती है, काली हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, कॉपर वायु में जब छोड़ दिया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है जी, कॉपर को जो वायु में छोड़ देते हैं तो कॉपर का क्या बनता है, ऑक्साइड।
ऑक्साइड बनता है, समझते हैं। अब ऑक्साइड किस कलर का हो जाता है जी? देखिए जी, कॉपर जब ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो बनता है सी, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये किस कलर का होता है जी? सतह उसके भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। और जो धीरे धीरे भूरा रंग जो होता है वो हरे रंग में चेंज हो जाता है। और चेंज होने का कारण क्या है जी? कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है जी? कॉपर कार्बोनेट के कारण वो भूरा रंग हरे रंग में चेंज हो जाता है। इसी को जंग बोलते हैं। कंप्लीट। चलिए देखते हैं संक्षारण को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो संक्षारण को ठीक करने के लिए पेंट लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीज लगाते हैं, एसिड लेपन यानी लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने को एसिड लेपन ग्लोबलाइजेशन बन से बोलते हैं। क्रोमियम लेपन किया जाता है, एनोडीकरण जो पीछे हम देख चुके हैं। मिश्र धातु भी लगाकर लोहे के जंग को बचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है जी? चलिए तो हम जान चुके हैं एसिड लेपन के बारे में, मिश्र धातु। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयरन ऑक्साइड, कौन सा जी? आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड ये वाला होता है के साथ एल यानी एल्युमिनियम का रिएक्शन कराते हैं। किसका जी? इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? Fe Al2O3 बनता है, ठीक है। ये जो फिर ऊष्मा उसमें रिलीज होती है, क्या जी? ऊष्मा रिलीज होती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाता है जी? थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया? थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा? थर्मिट अभिक्रिया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रेल की पटरियों को जोड़ने में, मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है जी। थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी और दरारों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जानेगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में जानना है हमको कि जब आयरन में हम कार्बन को मिलाते हैं तो ये कठोर और प्रबल हो जाता है। आयरन में जब कार्बन को मिलाते हैं तो कठोर और क्या हो जाएगा जी? प्रबल हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आयरन में जब निकेल और क्रोमियम को मिलाते हैं, निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर कठोर हो जाता है और उसमें जंग नहीं लगता है। आयरन में निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं तो कठोर हो जाएगा और उसमें जंग नहीं लगेगा। जंग से बचने के लिए आयरन में निकेल और क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद होनी चाहिए। चलिए आगे क्या जानना है? अगला पॉइंट की ओर चलेंगे। क्या आप इसके बारे में? सोना 24 कैरेट का, 22 कैरेट का हम लोग मार्केट में मिलता है। ये सब लोग को पता होगी। कुछ देखते हैं पॉइंट छूटने तो नहीं रहा, इसलिए हम सब कुछ जान चुके हैं। संक्षारण एक बार देख लेते हैं ऊपर करके, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छी तरह से। दावा है कि गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मेरे वीडियो से 80+ क्वेश्चन एग्जैक्ट लड़ेंगे, ठीक है। आंसर की आएगा तो मिला लीजिएगा ग्रुप डी का, रेलवे के किसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। नीचे देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें दिया गया, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, और कोई पॉइंट छूटा हुआ तो फिर से हम उसको देख लेंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तो सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर। तो कॉपर तो भाई नीचे आता है क्रियाशील श्रेणी में, और सोडियम ऊपर आता है तो विस्थापित नहीं कर सकता। फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलती हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड है मैग्नीशियम क्लोराइड एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम क्या होता है जी? ऊपर होता है, और एल्युमिनियम क्या होता है? नीचे होता है, तो भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं जी, सी फेरस सल्फेट और सिल्वर। तो फेरस सल्फेट और सिल्वर, तो सिल्वर नीचे होता है और फेरस ऊपर होता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है जी। क्रियाशील श्रेणी देखें हम इसमें। अगला आता है नाम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर धातु से। हाँ, कॉपर ऊपर होता है यानी अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर सिल्वर को क्या जी? विस्थापित कर देगा। तो ये अभिक्रिया हमारा सही हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। चलिए जी
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो पेन का प्रयोग करेंगे, जैसे देखिए जी, लोहे के फ्राइंग पैन जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर सभी आंसर। तो जो फ्राइंग पैन होता है, जो वो खाना बनाने के लिए होता है, तो ग्रीज इसमें लगा नहीं सकते हैं जी, पेंट लगा नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिंक की कोटिंग करके उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह जल से में विलय होती है, यह तत्व कौन सा हो सकता है? देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, तो कोई धातु है, तो देखिए वो धातु कौन सी है? तो लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, कैल्शियम, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। ठीक है, इस तरह से तो क्या बनाएगी? CaO बनाएगी। संतुलित कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करके। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है जी? अनबुझा चूना है। क्या है? अनबुझा चूना। तो बोला गया है कि ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर रही है कैल्शियम, गलनांक इसका भाई उच्च है, यह यौगिक जल में विलय होती है। हाँ जी, अनबुझा चूना जल में डालते हैं तभी ना पेंटिंग अथी पुताई होता है घर का जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेप लगाते हैं। टीन का होता है, टीन जो होगा वो जिंक, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन लेप लगाते हैं। तो टीन की अपेक्षा जिंक कम की अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसका उपयोग करता है। ठीक है जी, जिंक का होता है कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए हम डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाते हैं। कंप्लीट। चलिए जी, इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी पूरा वीडियो से, पूरा वीडियो है। जितना वीडियो हम बना रहे हैं अभी तक, लगभग जितना वीडियो बनाए हैं हम, पूरा आज जितना वीडियो बनाते रहे हैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक, उसमें 80 से अधिक क्वेश्चन लड़ने की गारंटी रखते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए।